वर्तमान में मैं एक बात और भी कहता हूँ जी कि वार कितने होते हैं? 7 जी 7 है, लेकिन 8वां वार परिवार है, उसको बचा के रखो। बहुत बड़ी बात है। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान युवाओं से होगा देश को, अगर उन्होंने नशा पकड़ लिया और वे इसमें रहे, तो जिस जवानी को देश के विकास में लगना था वो तो देश का विध्वंस कर रही है, विनाश कर रही है, और खुद का भी विनाश कर रहे हैं। जी इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कामधेनु स्कूल नागौर। कामधेनु स्कूल नागौर में चल रही ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ने का तरीका, गूगल पर कामधेनु की वेबसाइट www.kamdhenunagor.com सर्च करने पर रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन कोर्सेज ओपन होगा, जिसे सबमिट करने पर आपको स्कूल कोड, यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त होंगे। उसके पश्चात पुनः वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड ऐप फॉर एंड्रॉइड डाउनलोड करके संबंधित कोर्स में जाकर ऑनलाइन वीडियो शूटेड क्लासेस का लाभ ले सकते हैं। वेलकम इन कामधेनु नागौर। निदेशक दौलत राम सारण। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं दयानंद साइंस एंड इंग्लिश मीडियम स्कूल सांजू डेगाना। डेगाना तहसील का एकमात्र विद्यालय जिसमें अटल टिंकरिंग लैब की सुविधा उपलब्ध है। सत्र 2019-20 में कक्षा 12th साइंस में 97% और 95% अंकों के साथ उत्तीर्ण प्रतिभाएं, उच्च स्तरीय फिजिक्स, केमिस्ट्री एवं बायोलॉजी की लैब्स, उच्च योग्यताधारी अनुभवी एवं समर्पित शिक्षक टीम, संस्कारों के साथ सफलता को प्राप्त करने का एकमात्र स्थान। दयानंद स्कूल सांजू। निदेशक राजेंद्र प्रसाद वैष्णव। तो महाराज जी, अपने आज वर्तमान में जो समस्या हो रही है, युवाओं के लिए आपने अच्छा संदेश दिया। संयुक्त परिवार जो गांव में पहले रहते थे, आजकल ये थोड़े दिन पहले ये चलता था, अब हम दो हमारे एक, बाद में धीरे धीरे आया हम मतलब दो ही, ऐसा एक बढ़ता जा रहा है ट्रेंड। तो ये ग्राम विकास के लिए एक तरह से बाधक भी है, क्योंकि जहाँ संयुक्त परिवार होता है अनेक सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। तो इसके लिए आप इस चैनल के माध्यम से उन से थोड़ा क्या आह्वान कर सकते हैं अपन, या इस ग्राम विकास में ऐसे ये संयुक्त परिवार किस प्रकार से सहायक बन सकते हैं, या संयुक्त परिवार व्यवस्था कैसे बनी रह सकती है अपने? मैं इस विषय पर कथाओं में भी बोलता हूँ जी। मैं ये कहता हूँ कि संयुक्त परिवार की संस्कृति है भारत की संस्कृति। हमारे यहाँ पर जैसे गुरु नानक महाराज हुए, उन्होंने कहा कि संगत और पंगत दोनों एक साथ होनी चाहिए। मैं कहता हूँ कथाओं में, संगत पंगत का मतलब ये हुआ कि सुबह शाम पूजा पाठ करो तो सभी गांव के लोग, जो घर के लोग जो हैं वो मिल के करो जी। और पंगत का मतलब हुआ पंक्तिबद्ध बैठना। तो कब बैठो पंक्तिबद्ध? जब भोजन करो तो संगत और पंगत यानी भोजन और भजन, ये दोनों एक साथ होना चाहिए। बाकी दिन में अपना अपना सारा कार्य जो भी है अपना अपना अपनी ड्यूटी करो, लेकिन इसमें सुख दुख की बातें हो जाती है जी। परिवार में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, आज बेटे ने क्या किया, बेटी ने क्या किया, आज पिताजी ने क्या किया, या पिताजी आज हमको क्या नई चीज सिखाने वाले हैं, क्या कहने वाले हैं, ये सारी बातें वहाँ हो जाती है। संयुक्त परिवार में दुख का समय आएगा ना, तो वो भी हंसते हंसते कट जाएगा जी, क्योंकि संयुक्त परिवार है, एक दूसरे का सहारा मिलेगा, आप आराम से वो वक्त गुजार सकते हैं। और सुख का समय होगा ना, तो उसको भी आनंद से आप गुजारेंगे सब मिल करके। बिल्कुल। किसी व्यक्ति को अगर बहुत बड़ा पद मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, लेकिन अगर उसका परिवार खत्म हो गया हो जी, तो वो लोग उस पद की खुशी वो किसके साथ मनाएगा? बिल्कुल, वो तो ईर्ष्या करेंगे। वो कहेगा कि जिसके लिए सब किया वो तो खत्म हो गए, और अब मैं किसके साथ खुशी मनाऊं? हाँ, खुशी किसके साथ? इसलिए संयुक्त परिवार होना जरूरी है, ताकि दुख में भी काम आए और सुख में भी काम आए जी। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारी संस्कृति कहती है कि जैसे विदेश की संस्कृति है तो वो अलग तरह की सोच रखती है। वो कहती है कि भाई अपने अपने वाले रहो और किसी से कोई लेना नहीं देना नहीं, वहाँ तो कोई माता पिता की पूजा नहीं, कोई सेवा नहीं, कोई कहना मानना नहीं, कुछ नहीं, वहाँ कोई मतलब ही नहीं। लेकिन हमारी संस्कृति ये सिखाती है कि मेरे दादाजी हैं, मेरी दादी जी है, नाना है, नानी है, माता है, पिता है। और ये आप थोड़ा अगर गौर करके देखेंगे तो जितने रिलेशन के नाम हैं जी, रिश्तों के, ये अपने ये केवल अपने ही है। बिल्कुल। वहाँ तो अंकल और आंटी में बात खत्म। बिल्कुल। वो नहीं समझते कि मामा क्या है, मामी क्या है, काका क्या है, चाची क्या है, वो सब खत्म हो गया, क्योंकि उन लोगों ने संयुक्त परिवार कभी देखा ही नहीं। लेकिन हमारे यहाँ संयुक्त परिवार होना बहुत ज़रूरी है। मैं इसमें विश्वास रखता हूँ कि सब मिल के रहोगे
तो समस्याओं का समाधान भी मिलेगा और जो प्रेम बढ़ेगा, जो स्नेह बढ़ेगा, वो संयुक्त परिवार में बढ़ेगा। आज वर्तमान में मैं एक बात और भी कहता हूँ जी कि वार कितने होते हैं? साथ 7 जी 7 है, लेकिन 8वां वार परिवार है, उसको बचा के रखो। बहुत बड़ी बात है। 8वां वार परिवार, बहुत अच्छी बात कह दी, आज नई बात निकल कर गई हमारे लिए, वार भी एक नया सीखने को मिला। अपने गाँव के अंदर युवा छोटे बचपन में ही ये पाउच वगैरह खाना, जैसे गुटके वगैरह खाना, ये नशा जो है वो एक तरह से वैसा माहौल या इस प्रकार का वातावरण होने की वजह से है। तो नशे से दूर कैसे रहा जा सकता है, या नशा किस प्रकार से अपने ग्राम विकास में एक तरह से बाधक बन सकता है? तो नशा मतलब लोग छोड़ करके और अच्छे की ओर बढ़े, अच्छाई की ओर बढ़े। मैं मेरी कथाओं में इस मिशन को लेकर के भी मैं चला हूँ। जी मैं जब कथा भी करता हूँ तो लोग मुझसे पूछते हैं। एक्चुअली हमारा जो नियम वो ये है कि भाई हम लोग कुछ वो तो लेते नहीं, भेंट वगैरह तो, जी और व्यासपीठ पर भी जो है केवल पुष्प चढ़ा दे, माला चढ़ा दे, बस इतना ही होता है। जी और बाकी मेरी कोई कथा की फीस वगैरह या वो तो है नहीं। जी तो लोग कहते हैं कि महाराज अब तो लास्ट दिन आ गया, आज तो कुछ चढ़ाने दीजिए। तो मैं कहता हूँ कि भैया मैं तो कुछ पैसे वैसे तो नहीं लेता आपसे, जी लेकिन फिर भी अगर आप देना चाहते हो मुझे तो मैं आपसे एक भेंट स्वीकार करूँगा। जी तब मैं लोगों से कहता हूँ कि न तो मुझे आपसे आपके नोट चाहिए, न आपकी मुझसे मेरे को वोट चाहिए। जी मुझे अगर चाहिए तो आपकी खोट चाहिए, जो भागवत पर सबसे बड़ी भेंट होगी। बिल्कुल ये भेंट अगर चढ़ाते हो, और खोट क्या, यही नशा है, पता है किसी का कोई दुर्गुण है, ये चढ़ा दो तो तुम्हारा जीवन बदल सकता है। खासकर युवाओं से कहता हूँ, बुजुर्गों से भी निवेदन करता हूँ कि आपको अगर अमल अफीम ये जो इसका नशा हो जाता है उनको, तो वो छोड़ सके तो छोड़ें, नहीं छोड़ सकते तो कोई बात नहीं, वो तो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, अब उनसे मैं ज़्यादा कहता भी नहीं। हाँ लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान युवाओं से होगा देश को, अगर उन्होंने नशा पकड़ लिया और वे इसमें रहे, तो जिस जवानी को देश के विकास में लगना था वो तो देश का विध्वंस कर रही है, विनाश कर रही है, और खुद का भी विनाश कर रहे हैं। जी ऐसे में उनसे मैं कहता हूँ कि आप ऐसा काम न करो। मैं विनोद में कई बार कहता हूँ कि कैसी संस्कृति आई है, हमारे देश में गंगा जल मिलता था, अब डर लग रहा है कि कहीं मदिरा जल न मिलने लग जाए। जी हमारे देश के अंदर तो ऋषि पुत्र, अमृतस्य पुत्रः की बात कही जाती है बिल्कुल कि हम ऋषियों के पुत्र हैं। और वो जो सुबह उठता है लड़का या कोई जवान जो धंधे पर जाता है, जी। वो जब सुबह उठता है, स्नान करता है और दिया बत्ती करता है, तब तो वो ऋषि पुत्र होता है, जी एकदम भगत, भगवान की पूजा करता है, हम्म। ऋषि पुत्र होता है। लेकिन रात को 10 बजे जब घर आता है तो वो ऋषि पुत्र शिष्य पुत्र बन जाता है। बिल्कुल और वो शिष्य पुत्र जब बन के आता है, आधी बोतल पी हुई, आधी खाली, और फिर वो जब लड़खड़ाते हुए आता है तो घर की स्थिति जो होती है वो भी बड़ी खराब हो जाती है। जी मैं कई बार कहता हूँ कि महिलाओं की स्थिति भी उनकी वजह से बहुत खराब होती है। महिलाओं के साथ मारपीट होती है, बच्चों को मारा पीटा जाता है, और ऐसी स्थिति में परिवार दुखी होता है। और लोग कहते हैं कि हम तो मंदिर में जा रहे हैं, माता जी को चुनरी चढ़ा रहे हैं, माता जी की वहाँ मंदिर में पूजा कर रहे हैं, करो, कोई मना नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ कि कई लोग मेरे को भी आके कहते हैं कि घर में लक्ष्मी नहीं है महाराज, लक्ष्मी बरसे तो बढ़िया हो, मतलब पैसा आए तो हमारे थोड़ा ठीक हो। जी संसारिक व्यक्ति का एक रहता ही हाँ है, रहता ही है। लक्ष्मी आए चाहिए महाराज को, ऐसा आशीर्वाद दो। मैं कहता हूँ कि तुम्हारे घर में जो लक्ष्मी है ना, तुम्हारी पत्नी या तुम्हारी माँ, वो तुम्हारी आई हुई है बहन, उनकी यहाँ, वो तो आई हुई है, जी। पर उसका तुम सम्मान नहीं करते, और तुम चाहते हो कि वो ऊपर से लक्ष्मी बरसे। वो कैसे लक्ष्मी बरसेगी? बिल्कुल तुम घर में महिला का सम्मान करो, नारी का सम्मान शुरू कर दो, तो अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। और युवा का मतलब क्या होता है? युवा का मतलब तो ये नहीं है कि वो नशे में अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करे। मैं कई बार लोगों से कहता हूँ कि आप क्यों एडवर्टाइजमेंट के चक्कर में पड़े हो? वो क्या एडवर्टाइजमेंट आता है ना, ऊंची लोगों की ऊंची हाँ पसंद, माणिक चंद, बिल्कुल आता है ऐसा कुछ। तो मैंने कहा कि आप माणिक चंद खाने से ऊंचे नहीं हो जाते, जी आप गुटखा खाने से बड़े नहीं हो जाते। आप बड़े तो तब होंगे कि जब आपके अंदर संस्कार आएंगे। आप बड़े तो तब होंगे कि जब आप कहीं जाएं और खड़े हो जाएं तो आपको देख करके पीछे लाइन खड़ी हुई, बिल्कुल तब समझना कि आप एक बड़ी व्यक्ति बने हैं, आपके अंदर वो क्वालिटी बिल्ड हुई है। बिल्कुल। नहीं तो मतलब क्या है? और तुम एक पूड़ी के, गुटखे के, मिराज के, तंबाकू के, एक बोतल के गुलाम बने बैठे हो, जी तुम क्या देश को आज़ादी दिलाओगे दुर्गुणों से? बिल्कुल इसके लिए तो तुमको खुद को पहले आज़ाद होना पड़ेगा इन चीज़ों से। बिल्कुल और युवा क्या होता है, मैं कुमार विश्वास की पंक्तियाँ कई बार गुनगुनाता हूँ जी कि उसने बहुत सुंदर बात लिखी है जी कि युवा तो वो होता है कि जो धरती से अंबर जोड़े,
उसका नाम जवानी है, वाह जो शीशे से पत्थर तोड़े जी। उसका नाम जवानी है। कतरा कतरा सागर तक तो जाती है अरे उम्र, मगर जी बहता दरिया वापस मोड़े उसका नाम जवानी है। जो बदल कर रख दे जमाने को, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो जवानी है। तो आप तो एक अच्छे संगीतकार भी हैं, अच्छे गायक भी हैं, आप तो खुद रचनाकार भी हैं, बहुत अच्छे। जी, कभी कभी लिखता भी हूँ। नहीं बिल्कुल आप हालांकि ये तो कुमार विश्वास की पंक्ति हाँ, दोहराई ये तो मैंने। कुमार विश्वास के, बाकी मैंने आपके खुद के भजन लिखे हुए, जैसे जी। वो मीठो मीठो बोल तन थोड़ो है जीवन, और ऐसे कई हाँ, हम लोग जो कीर्तन वगैरह बोलते हैं, जैसे कीर्तन राम राम बोलते बोलो हैं। राम हाँ, राम बोलो, ये आपने खुद ने लिखा ये, है। और कुछ कुछ कविताएं दोहे भी कई बार तो ईश्वर कुछ लिखा देता है। इसके लिए खुद के मन में अपना आप स्वतः उपजता है, या क्या आप खुद सोचते रहते हैं? युवा मान लो कोई प्रेरणा लेकर के लिखना चाहे, अभी कोई कवि बनना चाहता होगा, कोई लेखक बनना चाहता होगा। ये मैं जब संगीत सीखता था तो मेरे जो संगीत गुरु थे वो कहते थे कर्ता बलवान है। जी कर्ता बलवान मीन्स ऊपर वाला बलवान। ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें ईश्वर तुम्हें प्रेरित करता है, और ये तभी होता है जब वो चाहता है। जी अभी मान लो आपने मेरे को कह दिया कि आप लिखो कुछ, जी हाँ तो शायद नहीं होगा। जी लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी कहीं जा रहा होता है, कभी गाड़ी में हम बैठ रहे होते हैं, तब दिमाग में कोई लाइन आती है, तो उसे भी पर्ची पर लिख देना होता है कि अभी आई है। और ये कोई जैसे घर में बच्चे का जन्म नहीं होता, ठीक वैसा ही कवि के दिमाग में या उस लेखक के दिमाग में उस लाइन का जन्म होता है। अच्छा, और तब उसको सेलिब्रेट करता है। उस वक्त उसको कॉपी में अगर समय नहीं होता तो कागज पर लिख देता कहीं है, लिख लेता है। या मोबाइल में नोट कर लिया कि अभी ये लाइन आधी आई है, आधी फिर कभी आएगी। अच्छा ऐसे करके फिर वो बनता है। उसमें भी 5-10 दिन लग जाते हैं, फिर जाके एक छंद बनता है। जी, तो ये तो एक स्वतः ईश्वर की कृपा, ईश्वर की कृपा या से माँ होता है। सरस्वती की कृपा की बात कहें। जी। अभी अपन ने देखा होगा, आपने भी शायद देखा ही होगा कहीं, वो हथिनी थी, उसको कुछ फल खिला दिया था और वो एक मतलब वो खत्म हो गई थी। बहुत तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना हमारे देश में। दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। तो उस पर हालांकि लोगों का रिएक्शन आया, दुख हुआ, दर्द हुआ लोगों को, और अनेक सारे वीडियोज इस पर सोशल मीडिया पर वायरल हुए, लोग खुद आंसू बहा रहे हैं, ये बहुत अच्छा हुआ। लेकिन मेरा उद्देश्य आपसे ये पूछने का है, कुछ लोग वो थे जो मैं जिनको जानता हूँ, वो प्रतिदिन मांसाहार करते हैं, मतलब मांस खाते हैं। उन्होंने भी वो अतिथि के लिए मतलब दर्द बयां किया, हालांकि वो भी एक पशु था। पशु तो वही है, नहीं होना चाहिए था, कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो गलत किया था। लेकिन वो कहीं ना कहीं ऐसा हथिनी जैसा पाप तो उस जीव के साथ कर रहे होंगे, मेरा ऐसा सोचना था। इसके बारे में मैं इस पर मांसाहार पर भी बोलता हूँ जी, कि एक छोटा सा वैज्ञानिक लॉजिक है। कोई कहता है ना कि भाई मेरे तो बॉडी बनेगी, मैं इसके लिए मांस खाता हूँ, और वो ये वो। कई बार बड़े पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग भी अपने आप को वो कहते हैं कि स्टेथोस्कोप लेकर के गले में घूमते और कहेंगे कि एक खाया करो और ये खाया करो, हाँ। तुमसे बॉडी बन जाएगी। डिग्री लेकर के, पढ़े लिख करके भी वो इस बातों का सुझाव देते हैं। तो मेरे समझ में नहीं आता है कि क्यों बॉडी बनाने के लिए आप विचार करें, आप फल फ्रूट खाएं। भगवान ने इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई हैं, आप उनसे भी तो शक्तिशाली बन सकते हैं। एक बंदर को देखो, हाँ उसके अंदर ताकत कितनी बिल्कुल है। एक हिरण को देखो, छलांग भर सकता है वो, हिरण कितनी गजब की छलांग भरता है, लेकिन वो मांसाहारी नहीं नहीं है, जी वो शुद्ध शाकाहारी है। इसका मतलब ताकत वहां से भी आ सकती है। जी। दूसरी बात, मनुष्य और पशु में फर्क क्या है, कौन मांसाहारी और कौन शाकाहारी, उसका एक छोटा सा एक लॉजिक है। जी, जो जीभ से पानी पीता है प्राणी, वो मांसाहार का अधिकारी है, अच्छा, और जो होठ से पानी पीता है वो उसके लिए केवल शाकाहार का शाकाहार आदेश है। जी आप स्वयं निर्णय कर लें कि हम कहाँ से पानी पीते हैं। जी। ऐसे जिनके दांत लंबे, नाखून लंबे हों, वो शाकाहारी, वो मांसाहारी हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है। दूसरा ये भी है ना, जैसे आप बिल्ली है, कुत्ता है, इनको आप देखो ऐसे जीभ से पानी पीते जीभ हैं। से पानी पीते हैं, दूध वगैरह दे दो कि वो तो बिल्कुल जीभ से पिएंगे। जी, लेकिन इंसान तो होठ से पानी पीता है। ओट से पीता है, बिल्कुल एक सीधा सा फर्क है कि उसके लिए शाकाहार, मांसाहार नहीं है। और एक जीव के प्रति जो दया की भावना है, भगवान ने हमें जो दिल दिया ना, जी, उसमें दया भी है। तो आप सुई लगाता है डॉक्टर, अपने को बुखार वुखार आ जाता है, तो अपन इतने उतने तड़पते हैं, चिल्लाते हैं। तो विचार करो कि जिस जीव को मारा जाएगा उसको कितनी तकलीफ होगी। अगर उसकी तकलीफ को तुम समझते हो, महसूस करते हो, तो तुम्हारी आत्मा उसको खाने के लिए कभी नहीं कहेगी। जी, मैं 2 लाइन कहा करता हूँ
कि अपने दुख में रोने वालों हंसना सीख लो। लोग रोते रहते हैं, मैं बड़ा दुखी हूँ, मैं बड़ा दुखी हूँ, मैं बड़ा दुखी हूँ, जी जबकि समाधान उसका उसी के पास में है। फिर भी वो दुनिया के सामने रोता है कि शायद ये मेरी मदद करे। कोई मदद नहीं करेगा भाई, जी तू खुद तेरी मदद कर। इसलिए हंसता रहे, मुस्कुराता रहे। क्यों रो रो के अपने आप को और लोगों के सामने कायर बना रहा है? जी। क्योंकि लोग तो ये कहेंगे बेचारा दुखी है, हाँ रो रहा दुखी, हाँ इसके अलावा तो कुछ कह नहीं सकते। हाँ, और वो करेंगे कुछ भी नहीं। तो क्यों रोना? तब कहता हूं कि अपने लिए मत रोया कर, अपने दुख में रोने वालों हंसना सीख लो, पर औरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख लो। वाह। जिस दिन ये दूसरों के दुख को देखकर तुम्हारे अगर आंख गिली होगी ना, उस दिन तुम्हारी आत्मा कहेगी कि अब तो जीव दया करनी है, अब किसी को हत्या नहीं करनी, या किसी को तकलीफ नहीं देनी। आपके एक एक शब्द से हमें प्रेरणा मिलती है महाराज जी। आपके जब वीडियो सुनते हैं तो हम अपने आप प्रेरित हो जाते हैं। जब वो उत्साह से आप बोलते हैं तो अनेकों युवा भी ऐसे मतलब है जो आपसे प्रेरणा प्राप्त करते हैं। तो मित्रों, मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा, जो आपने हथिनी के वीडियो चढ़ाए, निश्चित रूप से बहुत दुखमय घटना थी। जो महाराज जी ने कहा है कि जो मांसाहार करते हैं वो भी उतना ही पापी हैं जितना वो, मतलब जिसने वो बम और विस्फोट करवाया था पेट के अंदर वो पाइनएप्पल के माध्यम से। तो ऐसा आप भी नहीं करें। और मैं महाराज जी, आपका जो एक विशेष अभियान रहता है गौ संरक्षण, गौ संवर्धन, जो आप गांव-गांव के अंदर जितनी आप कथाएं करते हैं, मुझे जितना ध्यान में है कि जितने आप कथाएं करते हैं उसमें जितना पैसा आता है वो सारा का सारा उस गौशाला में दिया जाता है। तो ये वर्तमान में गौ संरक्षण या संवर्धन, इसकी क्या आवश्यकता है? या फिर केवल अपने को गौशाला में ही गायों को रखना है या घर पर भी रखना इसके लिए? क्योंकि ये भी एक ग्राम विकास में अहम भूमिका निभाती है गौ जो है, गाय। निश्चित रूप से गाय का विषय बहुत बड़ा विषय है। और मैं संक्षिप्त में अगर कहूँ तो ये कहूँगा कि गौशाला तो एक विकल्प है जी। ये एक विकल्प मात्र है। मतलब हमारे यहाँ तो घर घर में गायें थी। जी। एक वो दौर था जब घर में गायें होती थी, बाहर हाथी होता था। बिल्कुल। और बड़ा उसको ठाकुर मानते थे। जी हाँ, उनको बड़ा मानते थे। समृद्ध व्यक्ति या बड़ा पास, व्यक्ति, हाँ, जैसे बड़ा गांव का व्यक्ति, चौधरी कहते हैं अपन, या गांव का ठाकुर कहते हैं। हाँ। फिर हाथी गया, गाय तो थी, घोड़ा आ गया। जी। फिर घोड़ा भी गया, गाय अंदर से बाहर आ गई। जी। फिर भी रही, लेकिन दौर बदलता गया तो गाय चली गई, उसकी जगह कुत्ता आ गया। बिल्कुल। ठीक है। ये प्रचलन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। प्रचलन आ गया। पहले आप देखो, लोग कहते थे कि भाई कोई मंत्र वगैरह लिखे होते थे घर के बाहर। हाँ, सुस्वागतम लिखा हुआ होता था, सुस्वागतम, शुभ लाभ या जैसा, शुभ लाभ, हाँ, इस तरह से लिखा होता था, भगवान का नाम लिखा होता था। जी। वो दौर चला गया। अभी लोगों ने इंग्लिश में लिखना शुरू कर दिया, वेलकम। बिल्कुल। चलो, उसका भी मेरे को कोई ज्यादा तकलीफ नहीं कोई है, तकलीफ नहीं है। क्योंकि भाषांतर हुआ है, भाव तो वही है। हाँ जी। अपने यहाँ स्वागत कहते हैं, वहाँ वेलकम कहते हैं, कोई बात नहीं। वो भी चलो ठीक था, लेकिन अब वो भी निकल गया। अभी लोग पट्टी लगाते हैं, कुत्ते से सावधान। जी। तो अब कुत्ते ये से अपना आप अजीबोगरीब है। नहीं, कभी कभी लगता है कि घर में रहने वाले क्या है फिर, कौन है। हाँ, ये अब अपना आप में ये स्थिति अजीबोगरीब होगी। स्थिति हो रही है। और उसके साथ बैठना, खाना उसके पीना, साथ ये रहेंगे, भी। वो कुत्ते को पालेंगे, महंगे से महंगा कुत्ता पालेंगे, ये इस प्रजाति का कुत्ता में लेके आए, ये ले, उसको घुमाएंगे। उसको मैंने देखा है, बड़ी बड़ी कारों में अमीर लोग हैं जो उसको, कुत्ते को अगली सीट पर बैठाएंगे, अगली सीट पर बैठाएंगे, बाइक पे उसको लेके जाएंगे, है ना। और कभी कभी तो पता ही नहीं चल रहा है, वो कुत्ते की डोरी वो लेते हैं, कुत्ता जिधर जाता है उधर वो जाते हैं। कुत्ता ये चला नहीं चल रहा रहा है है कि वो कुत्ते को घुमा रहे कि कुत्ता उनको घुमा रहा है। जी जी महाराज। ऐसा कल्चर आ गया। ऐसे में लोग गाय को भूल गए। जी। लेकिन अब गाय को बचाने के लिए एकमात्र उम्मीद अगर बची है तो वो बची है गांव से। क्योंकि मैं गौशाला का विरोधी तो नहीं हूँ, लेकिन मैं प्राथमिकता ये देता हूँ कि आप गांव के लोग हैं जिनके पास ट्यूबवेल हैं, मतलब कुएं बेरे हैं, हाँ। और खेत हैं, जी। तो वे लोग तो कम से कम गाय पाल सकते हैं, उनके पास तो जगह है। बिल्कुल। शहर की बात जब करता हूँ तो शहर वाले तो बहाना बना देते हैं कि हमारे पास जगह नहीं है। हालांकि जबकि वो उनके अपनी पास में पार्किंग के लिए 2-2 3-3 गाड़ियां उनके पास पड़ी है, वो तकलीफ नहीं उनको। हाँ। उसका पैसा भी देते, पैसा भी देते हैं। लेकिन चलो मान लिया उनकी अपनी मजबूरी है। पर गांव में अगर भैंस पाल रखी है, कोई नहीं, भैंस पालो, हाँ, व्यवसायिक दृष्टि से पाली है, मान लो, कोई बात नहीं, 4 भैंस है तो 2 गाय भी रख लो। 2 गाय भी रख और घर घर अगर गाय पालना शुरू हो गई लो। जी। तो मुझे लगता है कि गौशालाओं की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि गौशाला तो तुमने नहीं रखी इसलिए रखनी पड़ी। इसलिए वो तो एक तरह से जैसे माता विकल्प पिता में- को बाहर निकाल दिया, वृद्धाश्रम बन गए, वो जैसे स्थिति। वृद्धाश्रम बन रहे हैं, जी। वैसे ही गौशाला बननी पड़ी। गौशाला बन। लेकिन मेरा एक सुझाव है कि गायें घर में रहे
और अगर गांव में एक गौशाला भी है तो कोई बात नहीं, उसकी सेवा हो, जी गांव के लोग उससे जुड़ जाएं, उस गाय को अपना समझ लें, और इस तरह से भले कि भाई जगह एक जगह इकट्ठी रहे गाय, हाँ और हम सेवा जरूर करें, ये भी हो सकता है। लेकिन मेरा सुझाव ये है कि गांव में एक नंदीशाला होनी चाहिए, अच्छा, हाँ ये भी बहुत बड़ी समस्या आ रही है। क्योंकि आपने जैसे संवर्धन की बात कही, नस्ल सुधार की बात कही, जी तो वो बिना नंदी के नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। अभी अगर गाय की नस्ल बिगड़ी तो क्यों बिगड़ी, गाय को ऐसे छोड़ दिया, वो फिर उसकी ब्रीड जो है बिल्कुल वो बदल चेंज होता बिगड़ गया। जाती है। हाँ तो जैसे अपने राठी नस्ल है, थार पारकर नस्ल है, रेड्डी है, गिर है, ये जो गायों की नस्ल है, आप गाँव के लोगों को ये थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। मैं कई जगह कथा करता हूँ ना, तो गौशालाओं के लिए तो कथा करता हूँ, जी कई बार मैंने नंदीशालाओं के लिए कथा की है, बिल्कुल। वहाँ पे केवल नंदी है, और कई गाँव में नंदीशालाएँ खुली भी है। बाड़मेर में तो बहुत बड़ी नंदीशाला, वहाँ मैंने कथा भी की, तो वहाँ नंदी हैं और अच्छे अच्छे नस्ल के हैं, ताकि अच्छा। घर के गायों की जो गाँव के अंदर घर में जो गायें हैं, उनका जो क्रॉस है वो भी उस नंदी से होगा, तो जी। उनकी जो पीढ़ी आगे होगी वो अच्छी होगी। तो इस तरह से गायों को बचाया जा सकता है। शुद्ध देशी गाय का घी, दूध, दही, छाछ बच्चों को मिलेगा तो उनकी बुद्धि भी तेज होगी। और नहीं तो मैं ये तो मानता हूँ कि संस्कार तो अच्छे जरूर आएंगे, क्योंकि जी। स्वयं गाय को हमने माँ समझा है, वो भावना, और उसी भावना से अगर दूध हमने पिया है उसे माँ मानकर, जी महाराज। तो भावना हमारी भी अच्छी रहेगी, संस्कार अच्छे रहेंगे। मनुष्य और गाय में यही तो समानता है बिल्कुल कि गाय अपने बछड़ी को 9 महीने में जन्म देती है, अपना जन्म भी 9 महीने में 9 हुआ है। महीने में होता है। वो भी जब बछड़ा बोलता है तो माँ बोलता है। बिल्कुल अपन भी रोते थे तो बचपन में माँ 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 कहकर, करते थे, बिल्कुल तो महाराज। वो सिमिलरिटी है। इसलिए गाय के अंदर करुणा है। गाय की आंखों में आप देखेंगे तो किसी और जीव में आपको ये करुणा नहीं दिखाई देगी जो जी। गाय में दिखाई देगी। वो ये भी समझती है कि मेरी सेवा करने वाला जो है उस पर कोई आपत्ति ना आ जाए, कभी आज ये आ भी जाए तो वो उसके लिए अपनी जान देने को तैयार हो जाती है। वो गाय है, इसलिए हमने उसको माँ कहा है, तो उसकी रक्षा करना हमारा फर्ज है, क्योंकि गावो विश्वस्य मातरः। प्लस एक चीज़ और, आज का जो ये जमाना बदल गया है, तो हो सके तो गाय को विज्ञान से जोड़ा जाए, जी गाय को व्यापार से जोड़ा जाए। गाय से आप अपने घर को चला सकते हैं, परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं। अगर ऐसी व्यवस्था आपके पास में है तो आप उसका भी भरपूर उपयोग करें, थोड़ा अध्ययन करें है ये। आपके भी कैसे गाय से हम व्यापार कर सकते हैं, बिल्कुल है, सही है। वो भी करें। तो मित्रों, अपने ग्राम विकास में अपन लोग चर्चा भी करते हैं जैविक कृषि की, तो ये संभव भी शायद गौ से माता हो के सकता है। संरक्षण गो से आधारित होने वाले कृषि। गो आधारित कृषि। जैविक कृषि है, गो आधारित कृषि, गाय का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। गाय का गोबर, गाय का गौमूत्र, और जैविक खेती के अंदर हम बात करते हैं तो खाद आदि की भी बात आती है। खाद की बात तो रासायनिक कम डाल करके और इन चीज़ों का ज़्यादा उपयोग किया जाए तो उससे भी बहुत अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। तो वो भी एक तरह से लाभ, अप्रत्यक्ष रूप से सारा लाभ ही है, उससे भी लाभ ही है। बिल्कुल गाय, लाभ ही मैं है। तो कहता हूँ गाय जहाँ खड़ी है और उसने अगर गौमूत्र भी किया है तो बिल्कुल, तुम ये मत देखो वो दूध दे रही कि नहीं दे रही, दूध कम दे, लेकिन बिल्कुल। उसका गौमूत्र और गोबर ही इतना फायदा वाला है। जी मैंने देखा है कि विदेशों के अंदर गाय के अब कंडे बिक रहे हैं, ऑनलाइन बिक रहे हैं। हाँ, वो बिक रहे हैं। बड़े महंगे भी बिकते बिल्कुल हैं साहब। और लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। यज्ञ की ओर बढ़े हैं लोग। यज्ञ की आदि आप विष्णु समाज को आप देखो तो जाम्बूजी महाराज ने यज्ञ की बात उस समाज को कही, वो करता है समाज। बिल्कुल। और मैं कई जगह जाता हूँ, मैं भी यज्ञ की बात कहता हूँ, तो आज यज्ञ से घर भी पवित्र होता है। और देशी गाय का घी अगर दीपक में भी आपने उपयोग में लिया है बिल्कुल, वो भी तो भी वो वातावरण आपके को, घर के वातावरण को पवित्र कीटनाशक करेगा। हुआ है ही अपने आप में, निश्चित रूप से। बिल्कुल। अपने एक बात चली थी वृद्धाश्रम, तो ये शहरों में बहुत ज्यादा और वृद्धाश्रम हो रहे हैं, तो इसकी आवश्यकता वहीं अपन वो संयुक्त परिवार पर जाकर टिक जाती क्यों हो रही है आज? क्या कारण है ऐसा? लोग मतलब अपने घर वालों को किस प्रकार से और बाहर का रास्ता दिखा देते हैं, उनके वो संवेदनाएं कहाँ समाप्त हो भारत जाती है? के लिए ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और वेस्टर्न कल्चर ने कितना बिगाड़ किया है, हमें कितना विकृत कर दिया है, उसका जीता जागता उदाहरण वृद्धाश्रम है। जी क्योंकि वहाँ तो होता नहीं है ये माता पिता की सेवा, जी, ओल्ड एज होम बोलते हैं वहाँ पे, वहाँ तो विदेश में उनका तो वो सिस्टम वैसा ही चलता है, भी वहीं भेजना है। वहीं भेजना है, जी फिक्स है। अमेरिका के अंदर तो ऐसी व्यवस्था है कि वहाँ जैसे कि बच्चा जो होता है छोटा, उसको तो हॉस्टल में भेज देते पढ़ाने के लिए, जी फिर वो बड़ा होने के बाद में वहीं वो शादी वादी अपने हिसाब से कर लेता है, उसको कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि वहाँ तो
एक आदमी की पत्नियां भी बहुत होती हैं। अनेक होती है, तो बिल्कुल। उसको माता पिता का वो लगाव जो होना चाहिए वो होता है नहीं, वो खुद ही तय करता है अपनी ज़िंदगी। दूसरा, अमेरिका के अंदर ये भी व्यवस्था है कि वहाँ वृद्ध लोगों की व्यवस्था सरकार करती है। जी, सरकार यूँ करती है कि उनकी व्यवस्था सरकार करेगी, पीछे ये चले गए तो इनकी जो प्रॉपर्टी होगी वो सरकार को मिलेगी, बिल्कुल। सरकार को वो फ़ायदा दिखता है। और संस्कार चूँकि है ही नहीं तो बच्चे माता पिता की सेवा करते ही नहीं। करते ही नहीं। अब वही वेस्टर्न कल्चर को देख देख के हमारे यहाँ भी ऐसा शुरू हो गया, सिस्टम हो गया है। ऐसा शुरू हो गया और उसकी वजह से बहुत सारा नुकसान हुआ है। और मैं आपको बताऊं, एक छोटा सा ताज़ा उदाहरण बताऊं अभी का, जी, कि किस तरह से लोग अपने लोगों में धीमा जहर घोलते हैं। जी, अभी कल परसों ही मैंने कोई ऐड देखा था, ये 5 स्टार जो चॉकलेट नहीं आती। जी। अब ऐड की दुनिया है, वो ऐड का एक बड़ा बिजनेस है, बिल्कुल है। तो उसमें माइंड लगाते हैं लोग। लेकिन एथिक्स पर चोट की, सीधा जीवन मूल्यों पर चोट की। मतलब जी, कैसा ऐड बनाया, 50 सेकंड का शायद ऐड है। एक बूढ़ी महिला होती है, वो किसी बेंच पे बैठी होती है रोड के सारे, और उसकी लकड़ी जो होती है वो सारे वाली वो गिर जाती है। अच्छा, उधर एक कोई खंबे के सारे छोरा खड़ा 5 स्टार खा रहा होता है अच्छा। चॉकलेट। तो वो बूढ़ी महिला उसको कहती है लड़के को कि बेटा ये लकड़ी दे देगा तो मेरे को गिर गई। तो वो छोरा पहले तो बोलता नहीं है, फिर दूसरी बार कहती है बेटा सुन लकड़ी दे देगा। तो वो कहता जी माँ जी। लेकिन वो फिर भी चॉकलेट खाने में मस्त है, वो देता नहीं। तो फिर वो बूढ़ी महिला जो है वो खुद ही लकड़ी लेने के लिए उड़ जाती है। वो उड़ जाती है। इतने में क्या होता है कि उस महिला के ऊपर कोई छज्जा होता है, वो नीचे गिर जाता है। अच्छा, वो नीचे गिर जाता है और वो लकड़ी उठाते हुए कहती है कि अच्छा बेटा तूने मेरा कहना नहीं माना, अच्छी बात हुई, नहीं तो मेरे को चोट आ जाती। यहाँ पे ऐड तो पूरा हो जाता है, बिल्कुल। लेकिन फिर आता है लिखावा, कि कभी लिखावा आता है कि कुछ मत किया करो, 5 स्टार खाया करो। हाँ, मतलब संदेश एक तरह से ऐसा संदेश ही क्यों दिया, और कोई तरीका अपना सकते अब थे। ये तो सीधे जीवन मूल्यों पर बिल्कुल, बिल्कुल प्रभाव पड़ा ना। इसका मतलब बच्चे क्या समझेंगे कि अपन बुढ़ा सेवा नहीं करनी, नहीं करनी। आप बच्चा तो वही पकड़ेगा। अपन मस्ती में रहो। मतलब मोबाइल चला रहे तो मोबाइल चलाओ, चॉकलेट खाओ तो खाओ, और इनका पड़े रहने दो। जी। मेरा तर्क सिर्फ इतना है कि कोई बात नहीं, आपने अपने हिसाब का ऐड बनाया, आप कह रहे हो कि कुछ मत किया करो, तो फिर चॉकलेट भी मत खाया करो। चॉकलेट तो खाओ, हाँ, लेकिन बूढ़ा बाकी कुछ मत करो। बूढ़ा हेल्प मत करो। हाँ, एक तरह से बच्चों में कुसंस्कार, या जैसे कह सकते हैं कि उनको इस प्रकार से अपने मूल्यों से भटकाना। वो भटका होना, हाँ, उनके लिए चॉकलेट महत्वपूर्ण है, वो वृद्ध महिला महत्वपूर्ण नहीं है। यदि उसी को ही कह देते, मतलब उसको अलग प्रकार से दिखा देते, तो आज अपने जीवन मूल्यों पर आधारित बन जाता वही एड। लेकिन वो कुल मिला करके अब वो कौन सा, मतलब धीमा, आपने जहर बोला एक तरह से। धीमा जहर है। बिल्कुल, ये वो डायरेक्ट नहीं पिलाएंगे, लेकिन वो तरीके से पिलाएंगे, पता भी नहीं चलता उसका। और बच्चा वो तो नहीं सीखेगा, लेकिन वो जरूर सीखेगा कि कुछ मत किया करो, कुछ मत किया किसी की हेल्प नहीं करनी है। तो भारत की संस्कृति है कि कोई और मेरा कुछ नहीं लग रहा है, फिर भी अगर कोई बूढ़ा है तो मुझे उसको सहारा देना है। जी। तो जब कोई कुछ मेरे रिश्ते में नहीं लग रहा, फिर भी मैं उसको दादा बोल के उसको सहारा देता हूँ। तो मेरे जो माता पिता हैं, वो तो उन्होंने तो मेरे को गोद में पाला है, उनके तो मैंने कितनी बार कपड़े गंदे किए हैं, वो खुद गीले में सोई है माँ, उसने मेरे को सूखे में सुलाया है, इतना मेरा ख्याल रखा है। तो क्या आज बुढ़ापे में उनकी सेवा करना मेरा फर्ज नहीं है? मैं युवाओं से कहता हूँ कि जब आपने पहली सांस ली तो आपके माता पिता आपके पास थे, लेकिन अब वो अंतिम सांस लें तो आपका फर्ज बनता है कि आप उनके पास रहो। बिल्कुल। और वृद्धाश्रम में अगर भेज दोगे तो ये संभव कैसे होगा? ये संभव नहीं है। तो महाराज जी, आगे बढ़ते हुए, तो शिक्षा और संस्कार दोनों चाहिए। मैं तो ये माताओं से भी कहता हूँ कि आप अपने बच्चों को कार दो या मत दो, पर संस्कार जरूर दो। तो आपके ये जो आपने कहा संस्कार और माता पिता को कहना, उसमें से मेरे को एक बात ध्यान में आ रही। आजकल मतलब घर वाले ऐसा कहते हैं कि हम तो बेटों से कुछ नहीं करवाते साहब, काम नहीं करवाते। मतलब मेरी बेटी को तो हमने कभी हाथ ही नहीं लगाने दिया, रसोई में कभी काम नहीं कर, ये बड़ा मानते हैं आजकल। मैं क्योंकि स्कूल से जुड़ा हुआ हूँ, तो कई ऐसे अभिभावक आते हैं अपने पास में और कहते हैं गुरुजी हमने तो कभी इसको कुछ नहीं करवाया, मतलब अपने आप को एक बड़ा उसको एक स्टेटस मानने लग गए। तो ये इसके लिए आपका क्या है संदेश? देखो, मैं तो एक बात बताता हूँ, सर्वांगीण विकास की बात हमारे यहाँ कही जाती है। बिल्कुल। मैं छोटी सी एक बात बताऊं, हमारे पहले गुरुकुल चलते थे जी। गुरुकुल और स्कूल में क्या फर्क है? फर्क ये है कि गुरुकुल के अंदर पढ़ाई भी होती थी, लेकिन श्रम दान होता था।
मतलब उस बच्चे को जिसको गुरुकुल भेज दिया गया, वो 12 साल 15 साल जितने भी साल वहाँ रहेगा, ब्रह्मचर्य आश्रम तक 25 साल तक, तो उस दौरान वो काम करना सीखेगा, योगा करेगा, कुश्ती लड़ेगा, अखाड़े में जाएगा, है ना, खेती बाड़ी का काम भी सीखेगा, तैरना सीख जाएगा, खाना बनाना सीख जाएगा, धनुष बाण आदि पहले सिखाते थे गुरुकुल में, भाई वही शस्त्र थे उस वक्त, हाँ। तो वो सिखाएगा, सीखेगा और विद्या सीखेगा, संस्कृत आदि। और इस तरह से उन 25 सालों में उसका सर्वांगीण विकास हो जाता था, बिल्कुल कोई भी पहलू छूटता नहीं था। था। और फिर वो जब आता था तो एकदम मजबूत बन के आता था। बिल्कुल। अब आजकल ये हो गया है कि पढ़ाई साहब टैबलेट से कर लो, मतलब उसमें भी आप कलम मत चलाओ, हाँ, कलम मत चलाओ, ये हो गया है। इतना हो गया है कि अब सारी चीज़ें आज आप देखो, जितने बड़े स्ट्रक्चर बड़े होंगे, लोग ऐसे स्कूल के अंदर ही बच्चों को हाँ, डालेंगे कि यहाँ तो सुविधाएं खूब है भाई, सुविधाएं यहाँ खूब है। सुविधाएं खूब है, ये सुविधाएं वो, मतलब दरवाजा भी बच्चे को बंद नहीं करना, उसके लिए भी नौकर रखा हुआ है। जी बिल्कुल, वो भी कौन ये करेगा? हो गया, हाँ, वो ये वो सब करेगा, होगा। कपड़े धोना करना, ये भी सब। सारी चीज़ के सब नौकर करेंगे, तो भाई तू क्या करेगा? और अपन कुछ नहीं करेंगे जी। तो फिर अपन बनेंगे कैसे? बिल्कुल मैं एक बात कहता हूँ कि फसल होती है ना, उसको उगाने के लिए पानी चाहिए, जी, ठंडक चाहिए, वो अपनी जगह है, लेकिन बारिश चाहिए, वो भी ठीक है, लेकिन अगर धूप ही नहीं निकली तो फसल होगी क्या? नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। होगी। सही बात एक है। टाइम ऐसा भी आता है जब किसान कहता है कि हमें बरसात नहीं होनी चाहिए, जी, हमें तो बढ़िया आगड़ो तावड़ो पड़े जना ऊंची आए, हाँ बिल्कुल, ताकि ये कहते पके। हैं, हाँ वो पानी अगर डालता ही रहा जी। तो वो पौधा मेहनत नहीं करेगा कि उसको तो बैठे बैठे मिल रहा है, बिल्कुल लेकिन सही वो बात। चाहता है कि जड़ें थोड़ी अंदर जाए, खुद पानी की तलाश में, तो बिल्कुल। ये ग्रोथ करे। ऐसा ही हमारे साथ भी है कि एक बच्चा, आपकी बच्ची, वो भी ग्रोथ करने के लिए उसको खुद को प्रयास करना चाहिए। कभी कभी ऐसी सिचुएशन उसके जीवन में आ जाती है कि वो कुछ नहीं कर पाती है या वो कुछ नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि माता पिता ने उसको कभी सिखाया ही नहीं, जी, तो खुद सीखी। मैं खुद हूँ ना, अब हमको भी, अब ऐसे हम जाते हैं तो हमारे लोगों का भाव इतना होता है कि गाड़ी से उतरते ही हाँ। साफ फूल बिछे हुए हैं, ये बिछे हुए, वो बिछे हुए, सब है। तो उनका भाव ये होता है कि महाराज जी को जितने से ज़्यादा तकलीफ नहीं हो, जाएंगे तो ऐसे लगा देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। फिर भी मैं कितना काम कर लेता हूँ। रोटी मेरे को खुद को बनानी आती है, सब्जी मैं खुद बनाता हूँ, मेरे गुरुजी को सब आता है, मेरे गुरुजी ने मेरे को सिखाया, आज भी सिखाते हैं। अच्छा। नहीं काम, तैरना मेरे को उन्होंने सिखाया, मैं तैर लेता हूँ अब भी, अच्छा है ना। अभी मेरे को अब खड्डा खोदने को कह दो, खड्डा खोद दूंगा। बिल्कुल। शर्म किस बात की? बिल्कुल। काम करने में कैसी शर्म? क्योंकि व्यक्ति कर्म, भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं? बिल्कुल। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फले हेतुर्भुर् माते संगोस्तु कर्मणि। दूसरा उन्होंने कहा योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सद्य सद्यो सम भूत्वा समत्वम योग उच्यते। वही योग है जिसमें तुम सम रहो, यानी इधर ऐसी परिस्थिति बनी तब भी वाह वाह है, ऐसी परिस्थिति बनी तब भी वाह वाह है। बिल्कुल। आहा नहीं करना, वाह वाह होना चाहिए, और वो तब होगा जब तुम काम करोगे। जी, तो मैं तो काम करवाने के पक्ष में हूँ। लेकिन ये मत सोचो कि व्यापार नहीं चलेगा, व्यापार गया, ये टाइम बर्बाद हो गया। ये सोचो कि ये टाइम परिवार के साथ बिताऊंगा और 2021 में पैसे के साथ बिताऊंगा। बिल्कुल। पैसा कमाना अगली साल, इस बार क्या कमाना है? परिवार, रिश्ते, संबंध, प्रेम। क्योंकि जो आदमी बिजनेसमैन, सफल बिजनेसमैन या बड़ा बिजनेसमैन होता है, वो परिवार के साथ टाइम नहीं दे पाता। नहीं भी दे पाता। आत्महत्या किसी समस्या का समाधान नहीं है, क्योंकि हमारा जो शास्त्र का सिद्धांत है कर्म का, वो ये कहता है कि जो फाइल अभी तक क्लियर नहीं हुई है, जी, आपको वो फाइल आने वाले टाइम में क्लियर करनी पड़ेगी।